हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आप लोगों से ये भी जानना है कि अभी जो हमारा रिद्धि सिद्धि बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर रहे हो? मतलब किसने ज्वाइन किया है? अगर किया है तो आप उसमें कितने रेगुलर हो? तैयारी का क्या स्तर है? साथ ही साथ अभी हमने एक सिलेक्शन सीरीज भी आप लोगों के लिए शुरू की है, जिसमें ट्वाइस अ वीक मतलब हफ्ते में 2 दिन हम सिलेक्शन सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपसे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जो पोर्शन है आपके सिलेबस के, उन दोनों पोर्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करवाई जा रही है। और वो क्वेश्चंस जो निकाले जाते हैं वो बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत शोध के बाद, रिसर्च के बाद हम निकालते हैं। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करते हैं। उन क्वेश्चंस के यानी पीवाईक्यूज के बेसिस पे नए क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करते हैं। तो अगर आप उन सीरीज को अटेंड करोगे यूट्यूब पर, या जो एप्लीकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उस पर, अगर आप सिलेक्शन सीरीज को अटेंड करते हैं रेगुलरली, तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में उसका फायदा होगा। तो आप लोगों के लिए वो बहुत एक अच्छी चीज है। उसमें सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्टीज है सब्जेक्ट्स पे जिन टीचर्स का, तो उस एक्सपर्टीज का प्रयोग करके वो क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो रिद्धि सिद्धि बैच नेविगेट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है, आप उससे भी जुड़िए, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एई के एग्ज़ाम में। और आप लोग तैयारी में तो लगे ही होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज की ये जो सीरीज़ है या आज का ये जो सेशन है, इसमें हम एक थोड़ा-सा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को अ, कई बार ये परेशानी होती है, कई बार ये समस्या हम तक भी पहुँचती है कि सर हम लोग तो अभी जॉब कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा समय और ऊर्जा जॉब में चला जाता है, ऑफ़िस में चला जाता है, फिर हम कैसे तैयारी करें? क्या जॉब के साथ तैयारी करना पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितना मुश्किल है, कितना आसान है? कौन-कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस करना पड़ती है? या अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए व्हाइल वर्किंग या व्हाइल हैविंग अ जॉब? हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? कौन-कौन सी मुश्किलात आती हैं? तो इस पर हमको थोड़ा-सा आज डिस्कस करना है। और दूसरा, वो लोग जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अभी कॉलेज में हैं, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, वो लोग तैयारी अगर करना चाहे तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या तरीका है, किस तरह से उनको बैलेंस करना है अपनी पढ़ाई को कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी वाली में, और जो आपकी प्रिपरेशन का सिलेबस होता है उसको। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे बहुत लोगों को बहुत डाउट आता है, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी दुविधाओं से वो लोग गुजरते हैं। तो आज डेडिकेटेडली हम थोड़ा-सा इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग जॉब में हो तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कितना सही, कितना गलत आपको रहता है, वो तमाम चीज़ें। तो मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ बेसिकली। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप देखिए, अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, थोड़ा चैलेंजेस इसमें है, थोड़ी परेशानी भी है, लेकिन छोटी-मोटी परेशानी उठाकर ही फिर आप आगे बढ़ सकते हो, वरना तो नहीं बढ़ सकते। हर चीज़ केक वॉक तो होती नहीं है, तो थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है जितना हम दिमाग में सोचते हैं। और इम्पॉसिबल तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में बात करते हैं आज, ठीक है? जैसे सबसे पहला जो डाउट आता है, मैंने थोड़ा-सा इसको पॉइंट वाइज़ डिवाइड कर दिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जॉब के साथ तैयारी करें? बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो अगर आप करना चाहो और पॉसिबल नहीं हो, अनटिल कि वो अचीवेबल हो। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अनअचीवेबल चीज़ है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जो की जा सकती है, तो वो पॉसिबल है। आप कितने सारे ऐसे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, कितने सारे ऐसे आपको सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगी जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत कठोर और कठिन जॉब्स में होते हुए बड़ी परीक्षाओं को क्रैक किया है, बड़ी एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। और वो कैसे क्रैक किया है? सही स्ट्रैटेजी से, सही माइंडसेट से, और एक जो दृढ़ विश्वास होता है अपने मन में, एक जो हमारा मोराल होता है कि नहीं हमको करना है, एक जो हम ठान लेते हैं मन में, उसके बेसिस पे। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे आपको ऐसे एस्पिरेंट्स मिल जाएँगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएँगी। आप यूट्यूब करो, गूगल करो, आपको पता चलेगा कि कितने सारे एस्पिरेंट्स हैं।
जिन्होंने जॉब में रहते हुए और बहुत बड़ी जॉब में, बड़ी का मतलब है जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा एफर्ट टेकिंग है, इस तरह की जो जॉब्स है उसमें रहते हुए भी बड़ी एग्जाम्स को क्रैक किया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो मतलब इंडिया में सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक मानी जाती है, उसको भी लोगों ने क्रैक किया है जॉब में रहते हुए। तो ये एग्जाम को क्रैक करना जॉब में रहते हुए इम्पॉसिबल तो कतई नहीं है, ये बात है, क्योंकि बीसियों सैकड़ों लोगों ने ऐसा किया हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं। हाँ, आप ये मानो कि थोड़ा-सा आपको ट्रबल रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो थोड़ा-सा आपको टाइम मैनेजमेंट करना, स्ट्रैटेजी अपनी बिल्कुल एक्यूरेट डिवाइस करना, टू द पॉइंट तरीके से स्ट्रैटेजी हो, टाइम मैनेज कैसे आप करोगे वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप किस तरीके से छोटे-छोटे जो पीरियड्स ऑफ टाइम आपको मिलते हैं, छोटे-छोटे जो स्लॉट्स मिलते हैं उसको आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे, किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखोगे, कैसे जो आपको एक थकान होती है, थकन को कैसे दूर करोगे, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें हैं और आपने मन में ठान लिया है, अगर आपका पैशन है, आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे करना ही है, तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात ये है नहीं। दूसरी बात ये है कि क्या ये डिफ़िकल्ट है? तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि नहीं ये तो बहुत इट्स लाइक अ केक वॉक, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, दैट वुड बी लाई अगर मैं बोलूँगा ऐसा तो। डिफ़िकल्ट है थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं, डिफ़िकल्टी के भी लेवल्स होते हैं, तो ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा-सा अगर आप टाइम को मैनेज करो, थोड़ा-सा अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ठीक बनाओ, थोड़ा-सा आप मतलब जो दूसरी चीज़ें उनको आप थोड़ा-सा बैक पे आपको रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है कि अगर, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको कोई सक्सेस हासिल करनी है, जो आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है, अगर आपको उस चीज़ को हासिल करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन वो आप उठा भी सकते हो, इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो ये जो है किया जा सकता है। अब डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मैं पहले ये बात करता हूँ, तो आपको ये थोड़ा-सा समझ में आएगा कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। देखो, इसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ बेसिकली आ सकती हैं। तो पहली बात तो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है? पहला तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है कि जो टाइम आपका जो बचता है, उसमें आप जो दूसरी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, जब आप प्रिपरेशन में होते हो, तो वो जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, उसपे थोड़ी-सी रोक लग जाती है। मतलब उसको आपको थोड़ा-सा कुछ दिनों के लिए सप्रेस करना पड़ता है उन अपनी इच्छाओं को, या अपनी जो भी डिज़ायर्स है कि नहीं यार मुझे घूमने जाना है रोज़ शाम को 2 घंटे, या मुझे कोई भी ऐसी काम, कि दोस्त मूवी जा रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ मूवी देखने जाना है, या कोई तफरीह पे जा रहा है तो मुझे भी उसके साथ तफरीह पे जाना है, या घर में शादी है तो शादी में मुझे 8 दिन देना है, या कोई दोस्त की शादी है, या घर में ही शादी है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो आप वैसे रेगुलरली कर पाते हो, अगर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करो तो आपके पास वैसे भी टाइम कम है, और उस टाइम को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। बहुत ही इस तरीके से कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सको, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूज़ करना है किसी चीज़ का। तो अगर आपको उस टाइम को ऑप्टिमम यूज़ करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन उसका करना है, तो आपको ये जो चीज़ें हैं, इन पे थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि भई आप रोज़ 2 घंटे रील्स नहीं देख सकते मोबाइल पे, जो आप अन्यथा देख सकते हो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो आप जॉब से आ गए, जॉब से आने के बाद आप रील्स देख सकते हो 2 घंटे, या 2 घंटे आप इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ें देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख सकते हो, या आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो, शादी पार्टी में जा सकते हो। मतलब शादी पार्टी में ज़्यादा समय के लिए, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। तो इन चीज़ों पे अगर आप कंट्रोल करना सीखते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, और ये आपको ज़्यादा लंबे समय नहीं करना है। जितने समय आप प्रिपरेशन में हो, उतने समय के लिए 1 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, 1.5 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, 2 साल मान लो, इससे ज़्यादा तो नहीं करना है ना आपको। 1 से 2 साल, लेकिन अगर आपका कोई पैशन है, आप जहाँ पर हो, जिस जॉब में हो, अगर आप उससे बेटर जॉब में जाना चाहते हो, देखिए दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, और एक वो होते हैं जो थोड़ा-सा जद्दोजहद करके, थोड़ा स्ट्रगल करके, थोड़ा-सा मेहनत करके अपने ड्रीम्स को अचीव करते हैं, हमेशा रहते हैं। जो बंदा अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आ पाता, फिर वो बेटर नहीं कर पाता लाइफ़ में। यहाँ पर अपनी कंट्रोल्स पे, ये अपनी डिज़ायर्स पे या अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना। और जब आप कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आते हो तो थोड़ी मशक्कत तो आपको करना ही पड़ती है। तो वो आपको करना पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना कंफर्ट ज़ोन कि भाई रोज़ बिस्तर पे पलंग पे लेट करके रील्स देख रहे हैं, या नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहे हैं, या पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं,
या जॉब से आके थक गए हैं तो सो गए हैं। तो ये जो कंफर्ट ज़ोन है, इसको थोड़े समय के लिए अगर आपको छोड़ना पड़े, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो कि नहीं? अगर आप हो 1-2 साल के लिए इस कंफर्ट ज़ोन को हल्का-सा छोड़ सकते हो, तो आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। न केवल प्रिपेयर कर सकते हो, फॉर श्योर आप नौकरी ले भी सकते हो। जिस नौकरी के लिए आप डिज़ायर कर रहे हो, उस नौकरी को आप ले भी सकते हो। बहुत बड़ी बात वो नहीं है। फॉर श्योर कि आप अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ो। कंफर्ट ज़ोन में आपको बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा मिल रहा है ठीक है, जॉब भी ठीक ही है, लेकिन आप फिर वहीं रह जाओगे। जैसे कि होता है आमतौर पे, तो यही अंतर होता है। तो ये आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि इन एक्टिविटीज़ पे आप कंट्रोल कर सको। दूसरी जो परेशानी आती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। ये मैंने आगे आपको डिस्कस किया है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इन सारे पक्षों पे काम कर लो, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम कर लो, तो आप अच्छे से अच्छे तरीके से और साल, डेढ़ साल, 2 साल की तैयारी में आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हो अपनी जॉब में रहते हुए। बहुत मुश्किल भी नहीं है और इम्पॉसिबल तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े कि कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं में सबसे पहली चीज़ होती है आपका एटीट्यूड, विद राइट एटीट्यूड। इंसान के लिए आप कोई भी जंग पहले दिमाग में जीतते हैं, फिर असली दुनिया में जीतते हैं। कोई भी जंग जो होती है ना, पहले इंसान अपने दिमाग में जीतता है मानसिक स्तर पर। अगर वो मानसिक स्तर पर ही हारा हुआ है, तो वो बैटल ग्राउंड में कभी नहीं जीत सकता। क्योंकि वो पहले ही जैसे कहा जाता है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मानसिक रूप से ही कोई जंग हार गए हो कि नहीं यार, मैं तो जॉब में हूँ, प्रिपेयर कर ही नहीं सकता, मैं कॉलेज में हूँ, मैं प्रिपेयर कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कभी चाह के भी नहीं कर पाओगे। भले ही आपके पास कितना भी समय हो, भले ही आपके पास कितनी भी बुक्स रखी हो, आपको टाइम मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर आप अपने मानसिक स्तर पर ही वो बैटल को आपने हार हार गए हो, तो एक्चुअल बैटल ग्राउंड पे तो यू आर नेवर गोइंग टू विन। ऐसा होता है। तो सबसे पहले अपना दिमाग में आप ये मानो। दूसरी चीज़ है ना, एक और बात मैं बताता हूँ, जॉब के साथ अगर आप जॉब में हो तो इस बात का फ़ायदा भी है। अगर आप ऑल डे लॉन्ग पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आप पढ़ाई उतनी कर ही नहीं पाओगे इफ़ेक्टिव। लेकिन अगर आप जॉब में हो, तो आपके पास कम समय है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। या आप डिफ़रेंस समझ पा रहे होंगे कि अगर मान लो कि आप सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, मान लो कि आपको जॉब नहीं कर रहे हो, कॉलेज में भी नहीं हो, आप केवल प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, 24 आवर्स है आपके पास। अब ये जो 24 आवर्स है ना आपके पास, इसका आप उस तरह से यूज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। ये पूरे 24 घंटे में आप प्रोक्रेस्टिनेट कर जाओगे, टाल-मटोल करोगे, आप एक ही चीज़ को लेके बैठे रहोगे किताब को, लेकिन पढ़ोगे उतना ही जितना पढ़ना है, ये हमेशा होता है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा समय होता है, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है, तो क्या होगा, आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। अरे यार, दिन भर तो है, रील देख ही लेता हूँ। अरे यार, दिन भर तो है, आधा घंटा देख लेता हूँ वीडियो, आधा घंटा कोई सीरीज़ देख लेता हूँ। अरे यार, चलो घूम आता हूँ, पूरा दिन तो है मेरे पास। चलो यार, मूवी देख लेता हूँ। चलो यार, शादी में चला जाता हूँ 2 दिन, पूरा साल तो है मेरे पास, पढ़ना ही है मुझे, काम ही क्या है। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय है। और इस स्थिति में आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी प्रोडक्टिविटी और जो एफिशिएंसी अपने आप गिर जाएगी। आप 6 घंटे में किताब लेके बैठे रहोगे, डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, क्योंकि आप फ्री हो। आपको टेंशन नहीं है यार, पूरा दिन है, पढ़ेंगे आराम से, क्या टेंशन है। तो उस स्थिति में आप 6 घंटे भी अगर किताब लेके पढ़े हो, लेकिन आप जो पढ़ पाओगे एक्चुअली वो इतना ही होगा जो दूसरा व्यक्ति 1 घंटे में पढ़ लेगा। क्योंकि आपने पढ़ा उतना ही है, बाकी समय टाइम पास किया है, इधर-उधर की बातें सोची हैं, दिमाग से आप कहीं और थे, इधर-उधर ट्रैवल कर रहे थे फिज़िकली, मतलब स्टडी टेबल पे बैठे हुए थे फिज़िकली, बट मेंटली आप नहीं थे। तो आप 5 घंटे भी अगर आप बैठे हो, तो उसमें पढ़ाई का क्रक्स उतना ही निकल रहा है 1 घंटे का, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी गिर गई, एफिशिएंसी गिर गई। तो आप ये मत सोचो कि जो आदमी दिन भर पढ़ रहा है, जो जॉब में नहीं है, केवल प्रिपरेशन में है, वो बहुत बेनिफिट की स्थिति में है, क्योंकि उसके पास 24 घंटे है और मेरे पास 6 घंटे हैं। ये अगर आप सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो। जिसके पास 24 घंटे हैं, वो भी 24 घंटे का यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। वो भी उसमें से 18 घंटे या 15 घंटे वेस्ट ही कर रहा है। वो भी जो क्रक्स निकल रहा है, वो शायद 6 घंटे भी ना निकले उसका। क्योंकि जो एक्चुअल एंड प्रोडक्ट है या एंड स्टडी है आपकी, जो रिज़ल्ट है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ गोइंग टू मैटर एट द एंड ऑफ द डे।
आपने कितने घंटे पढ़ाई की इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने आखिर में उसका क्रक्स क्या निकला और आपने कितने सवाल हल किए। अगर कोई आदमी 24 घंटे पढ़ के 50 सवाल हल कर रहा है और अगर आप 6 घंटे पढ़ के भी 50 सवाल हल कर रहे हो, तो आप बेस्ट हो। आप मतलब उसके कंपैरिज़न में आप बेटर हो, और अगर आपने 60 सवाल हल कर दिए फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर आप दिन भर भी हो तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, डिस्ट्रैक्शन होगा, बोरडम होगा, ऐसा भी होता है बंदा बोर हो जाता है, अरे यार ठीक है दिन भर से 6 घंटे से किताब लेके बैठा हूँ, बोर हो गया। आपको कुछ चिंताएँ सताने लगती है, इन्हिबिशंस दुनिया भर के आते हैं दिमाग में, आप फ्री हो। फ्री हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे, दुश्चिंताएँ आएँगी, कुछ बहुत सारे इन्हिबिशंस आएँगे कि यार क्या होगा, नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? जबकि आप जॉब में होते हो तो आपके अंदर वैसे ही एक पॉजिटिविटी और एक फ्रेशनेस रहती है। क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हो तो एक कॉन्फिडेंस आपके भीतर रहता ही है, कॉन्फिडेंस आप लूज़ नहीं करते। तो वो कुछ बेनिफिट्स भी हैं आपको जॉब में होने के। तो आप ये मत सोचो कि अगर मैं जॉब में हूँ तो मैं जो है बेनिफिट में नहीं हूँ बल्कि मैं लॉस में हूँ, जबकि आप बेनिफिट में हो। मेरे हिसाब से तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप काफ़ी बेनिफिट में हो ऑन दीज़ पॉइंट्स, कि आपको ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी रहेगी, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, आपको बोरडम नहीं होगी, आपको कोई आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सको। अंटिल कि आपने सोचा हुआ है कि मेरे को एग्जाम पास करना है तब। अगर आप टाइम पास तब भी कर रहे हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा हुआ है, आपने ठान लिया है कि नहीं मुझे क्रैक करना ही है, तो आपको कोई नुकसान नहीं है जॉब में होने का, बल्कि कुछ फ्रंट्स पे कुछ पॉइंट्स पे आपको फ़ायदा ही होगा। नुकसान तो मेरे हिसाब से ज़्यादा उस हिसाब से कम इस फ्रंट पे नहीं होगा, ये बात सही है। ठीक है ना? बस ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। पहली चीज़ है कि आपके अंदर डेडिकेशन हो। अगर आप डेडिकेशन है तो सब है बस, कि नहीं मुझे क्रैक करना है, मुझे इस जॉब से उस जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जो भी आप एस्पायर कर रहे हो, अगर वो डेडिकेशन है तो सब है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास 24 घंटे हो, चाहे 64 घंटे हो, चाहे 80 घंटे हो, या आपके पास 10 घंटे हो या 6 घंटे हो, इससे बहुत फर्क फिर नहीं पड़ता, क्योंकि एंड रिजल्ट वही निकल करके आता है। तो ये बात थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जो है मैंने जैसे बोला कि आपका एटीट्यूड सही क्या होना चाहिए, तो यही एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड का मतलब कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट डेडिकेशन कि भाई मेरे को पढ़ाई करना है, और उसके लिए अगर मेरे मुझे पढ़ाई करना है और मेरे ड्रीम के लिए या मेरे पैशन के लिए या मेरी जो ड्रीम जॉब है उसके लिए, अगर मुझे थोड़ा बहुत उस सक्सेस के लिए जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, अगर उसको प्राप्त करने के लिए मुझे साल डेढ़ साल अगर दूसरी चीज़ों में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ेगा तो मैं करूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मैं साल डेढ़ साल के लिए इन चीज़ों में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे उस चीज़ को अचीव करना है। तो अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है, तो फिर आपको बाधा कोई नहीं रोकेगी। बाधाएँ उसको रोकती है जिसके पास सही एटीट्यूड नहीं है। अगर आपके पास एटीट्यूड सही नहीं है तो आपको तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तमाम तरह के ऑब्स्टेकल्स आपको भटका देंगे, तमाम तरह की चिंताएँ आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं मुझे करना ही है, तो आपको फिर ये तमाम चीज़ें उतनी परेशान नहीं करेंगी। थोड़ा बहुत तो सबको होता है, देखो थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी होता है, थोड़ा टेंशन भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन वो आपका रास्ता रोक दे, ब्लॉक कर दे, आप इनएक्शन की स्थिति में आ जाओ, अक्रिया की स्थिति में आ जाओ, पैसिव हो जाओ, वैसा नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है राइट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? सही रणनीति। अगर आप जॉब में हो तो आप नॉर्मल जो एक बंदा तैयारी कर रहा है बिना जॉब के, उसकी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाना है कि मेरे को जॉब में रहते हुए मुझे क्या-क्या चीज़ें, क्या मेरे लिए डूज़ हैं और क्या डोंट्स हैं। इसकी आपको पहले से लिस्ट बनाना पड़ेगी, और लिस्ट बनाना तो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वो आपकी स्ट्रैटेजी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्ट्रैटेजी के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आप पहले ये सोचो कि भाई मेरे पास अ एक तरीके से अगर आप जॉब में हो तो आप पहले ये सोचो कि भाई मेरे पास टाइम कम है, तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको छोटे-छोटे स्लॉट्स चुराना पड़ेंगे। जैसे मान लो कि अगर आप ऑफ़िस जाते हो और किसी कैब में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, ऐसी किसी मतलब बाइक पे नहीं हो, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या कार से, कैब से, ओला ओला से, किसी से भी जाते हो, तो आपको वो जो ट्रैवल का टाइम मिलता है, उसको भी आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कोई रीडेबल बुक रख लो।
जैसे आपको जीएस आता है, मान लो आप एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको जीके आता है, तो जीके की कोई बुक आपने पटक ली, एमपीजीके की पटक ली जो रीडेबल है, तो आप उसको पढ़ सकते हो उस पीरियड में। तो आपको 1 घंटा मान लो कि ट्रैवल में आने में जाने में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे आपको आपने अलग से 2 आवर्स की आपने बहुत सघन तैयारी कर ली। लेकिन ये डेंस तैयारी होनी चाहिए। ये 2 घंटे आपको वेस्ट नहीं लगेंगे फिर, क्यों आपको लगेगा कि मैंने 2 घंटे प्रिपेयर किया, जीएस प्रिपेयर कर लिया मैंने, ट्रैवलिंग में ही प्रिपेयर कर लिया, हिस्ट्री प्रिपेयर कर ली। हिस्ट्री क्योंकि आपको वो जो चीज़ें याद करने वाली है या जो चीज़ें कहानी जैसी पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री आपको कहानी की तरह पढ़नी है, आपको ज्योग्राफी जो है वो उसी तरह से नदियाँ हैं, पहाड़ है, समंदर है याद करना है, तो वो आप इस ट्रैवल में पढ़ सकते हो, 2 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। मान लो कि आप ऑफिस में आपको बीच में 1 घंटा या 1.5 घंटे का लंच टाइम मिलता है, उसमें आप 10 मिनट में खाना खा लेते हो, 15 मिनट में बाकी टाइम वेस्ट ही होता है, उस पीरियड में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। या आपको लगता है कि नहीं ऑफिस में पढ़ना ठीक नहीं है, उसका और कोई रिपरकशन हो सकता है, तो आप फोन में किताब पढ़ सकते हो ना, फोन में तो आपको कोई नहीं देखेगा आप क्या पढ़ रहे हो, आप ऑडियो सुन सकते हो, आजकल तो किताबों के और आपके लेक्चर्स के ऑडियोज अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे लगा लो और सुन लो, आप मोबाइल में पढ़ लो, जो आपको ऑफिस में भी कभी कभार ऐसे घंटा 1.5 घंटा फ्री टाइम मिल सकता है, मिल जाता है, बल्कि लंच वगैरह में इसमें उसमें, तो उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी जो है इस तरीके से आपको फॉलो करना पड़ती है। ठीक है, ऐसा होता है। फिर जैसे मान लो कि इसमें आपको जैसे अगर हम देखें कि क्या-क्या नहीं करना है, तो भाई आपको ये है कि ये जो 2 घंटे हैं मेरे ट्रैवल वाले उसको मेरे को वेस्ट नहीं करना है। मेरे को वीकेंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वीकेंड जो है आपके लिए बहुत मान लो कि बेनिफिशियल चीज़ है। 2 दिन का अगर आपका ऑफ होता है सैटरडे, संडे, तो उसमें आप दूसरों से 2-2 3-3 घंटे एज ले सकते हो, कि उसमें आपको पूरा ही पढ़ना है फिर। क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो उसमें आप कम से कम 8-8 घंटे पढ़ लो। 8-8, 10-10 घंटे तक आप पढ़ सकते हो, है ना? तो इस तरीके से आप अपना टाइम अगर मैनेज करो तो वो बहुत मुश्किल नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। सबसे इफेक्टिव चीज़ वही है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट द की टू सक्सेस। ठीक है? अब देखो, अगर आप ये स्ट्रेटजी बना रहे हो, अगर आप इसको हफ्ते में 5 दिन भी फॉलो कर लो, 6 दिन भी फॉलो कर लो, तब भी बहुत है। एक आध दिन जैसे मान लो आपका संडे है, तो उसमें आपने 1-2 घंटे घूमने के लिए निकाल लिए, रिक्रिएट कर लिया खुद को थोड़ा-सा फ्रेश कर लिया, तो उसमें कोई गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है। वो तो सभी करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि अब आपका वीकेंड है, आप हफ्ते में 6 दिन भी जो है सिर्फ़ ऑफ़िस में ही दिन भर काम करते हो, फिर घर आके पढ़ाई करते हो, तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता। तो आप हफ्ते में भी आपके 24 घंटे पूरे पैक हो गए और वीकेंड में भी पूरे 24 घंटे पैक हो गए। तो ये नहीं करना है। अगर आपके पास 2 दिन का वीक ऑफ आपको मिलता है सैटरडे, संडे, तो उसमें आप 2 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो। कोई फ़िल्म देखा है, घूम फिर आए, वो चल सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कि पूरा वीक ही खराब कर दिया, मतलब पूरा वीकेंड ही खराब कर दिया, संडे पूरा दिन भर खराब कर दिया, सैटरडे पूरा दिन भर वेस्ट कर दिया, वैसे नहीं चलेगा। आप अगर सैटरडे संडे में 2 दिन में 2 घंटे या 3 घंटे अपने लिए निकालते हो जस्ट टू रिक्रिएट योरसेल्फ, जस्ट टू फ्रेशन अप, वो ठीक है। लेकिन बाकी समय तो आप पढ़ सकते हो उसमें, क्योंकि वो फ्री रहता है आपके पास। ठीक है ना? तो ये चीज़ें इस तरीके से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी एक लिस्ट बनाना चाहिए और बहुत आसानी से ये चीज़ हो जाती है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। कितने लोगों ने किया हुआ है। बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्स उन्होंने बहुत मुश्किल और बहुत अ, एफर्टसम जॉब्स में रहते हुए की है। सिविल सर्विसेज में जो बंदे रहते हैं, उनको कितना सारा काम रहता है। वो ट्रेनिंग में है तो ट्रेनिंग का बहुत काम रहता है, जॉब में तो जॉब का बहुत काम रहता है। उसके बावजूद वो यूपीएससी जैसी का बहुत मुश्किल पेपर को भी क्रैक कर लेते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो क्रैक कर लेते हैं। तो कोई मुश्किल, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से चलते हो तो कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है समय का प्रबंधन। द की टू सक्सेस इफ यू आर इन अ जॉब, सबसे मेन चीज यही है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हो। अलॉन्ग विद राइट एटीट्यूड एंड राइट स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। ये आपकी रणनीति का ही हिस्सा है, अलग से कोई चीज नहीं है। आपकी स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा होता है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करना। जैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मान लो कि सुबह के शाम समय पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, मॉर्निंग में। तो आप ये सोचो कि आप थोड़ा सा 2 घंटे पहले उठाओ। आप 5 बजे उठ जाओ तो 5 से 7 आप पढ़ सकते हो, है ना? अगर आप मान लो रेगुलर 7 बजे उठते हो, मान लो 9 बजे घर से निकलते हो ऑफिस के लिए, तो आप 7 बजे जागते हो। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, आपका
पर्सन टू पर्सन ये डिफर करेगा, पर मैं एक एग्जांपल के मार्फत आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल डेली आप 7 बजे उठते हो, ठीक है, 9 बजे आपका ऑफिस रहता है, 2 घंटे आप अपने तैयार होने में लगाते हो जो भी है, ठीक है, लेकिन आप 5 बजे उठ जाओ, 2 घंटे पहले उठ जाओ, तो ये जो 5 से 7 का समय है, ये 2 घंटे आप एकदम सघन तैयारी करो। इसमें आप केवल और केवल पढ़ो और उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एकदम डेंस तैयारी इसमें भिड़ के, तो ये 2 घंटे आपने पहले ही लीड ले लिया, ठीक है। और सुबह का जो समय होता है ना, वो ये जो सुबह का जो 2 घंटे का समय है 5 से 7 या 6 से 8 भी हो सकता है, किसी की 5 बजे नींद ना खुले तो 6 से 8 ले सकता है, ठीक है। तो ये जो समय होता है 2 घंटे का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका कारण ये है कि सुबह वाले समय में एक फ्रेशनेस रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। अब आपको नींद, मान लो अगर आपने रात में कम भी सोए हो तो नींद आपको अब दोपहर में आएगी, उठते साथ नहीं आती है। जैसे मान लो आप रात को 5 घंटे भी सोए हो या 6 घंटे भी सोए हो या 4 घंटे भी इवन सोए हो, लेकिन अगर आप सो के जिस समय उठ गए हो तब तो आपको 2-3 घंटे नींद नहीं आएगी ना, आप जब आना होगा तो दोपहर में आएगी। तो वो जो समय है, उस समय आप एकदम नींद से जागे हुए होते हो, तो नींद का टेंशन नहीं रहता। दूसरी चीज है कि पॉजिटिविटी एकदम फील होती है। सुबह का समय अलग ही पॉजिटिव होता है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, रात में कई लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जॉब वालों के लिए मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है, क्योंकि उनको सुबह से तो जॉब पे जाना है, तो उनको सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। नॉर्मल लोग, जैसे जो लोग सिर्फ तैयारी में हैं, उनमें कई लोग निशाचर होते हैं, रात में पढ़ते हैं। रात को 10 बजे बैठ गए, सुबह 4 बजे 5 बजे तक पढ़ा और 5 बजे फिर सोए, उठ रहे हैं 11-12 बजे। लेकिन आप वो कर नहीं सकते क्योंकि आपको जॉब पे जाना है। तो आपके लिए ये टाइम बहुत बेनिफिशियल है। इसमें एक फ्रेशनेस रहती है, नींद पूरी हो चुकी होती है, सारी चिंताएं खत्म रहती है, आसपास का माहौल भी अच्छा रहता है। सुबह में एकदम गर्मी भी नहीं है, या पक्षी चहचहा रहे हैं, सवेरा हो रहा है, भोर हो रही है, एकदम हवा चल रही है, बढ़िया सी ताजी हवा मिल रही होती है, तो एकदम फ्रेश एयर है, पक्षी चहचहा, तो जो माहौल होता है सुबह का, वो ऑलरेडी पॉजिटिविटी से सराबोर माहौल होता है, एकदम फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो उसमें ये जो 2 घंटे है, इसको आप बहुत अच्छे से बेनिफिट ले सकते हो। इसमें आपको बहुत डेंस तैयारी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तमाम चीजें, इसमें क्या होता है, नींद का असर खत्म हो जाता है ना, इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। आपको ये लग रहा होगा कि बोलने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली होता है, क्योंकि नींद आपकी, उस समय आपको नींद नहीं आती, नींद का असर खत्म हो जाता है। अब अगर आप कम भी सोए हो तो दोपहर में नींद आएगी, तो वो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ये बात आपको थोड़ा सा इसमें, या थोड़ा सा ध्यान रखना, सुबह आप जो है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने बोला, ये 2-2.5 घंटे का आपका हो गया। इसके बाद आप ट्रेवल में, इसके बाद आपने नहाए धोए, नाश्ता किया, तैयार हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ट्रेवल में आपको मान लो 1 घंटा भी मिला मिनिमम, अपन 1 घंटा मान लो। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाइक से नहीं जा रहे हो, या आप अपनी कैब से हो या कार से हो, बस से जा रहे हो, तो इसमें आप कोई रीडेबल बुक रख लो, स्पेसिफिकली जिसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, तो जीएस वाली जो बुक है जीके की, वो रख लो। जीके आपका इसमें निपट जाएगा, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, आपको सॉल्व तो कुछ नहीं करना, आप कर सकते हो। मान लो आप बाइक से भी जा रहे हो, तो बाइक में भी आप जो है हेडफोन्स में कुछ लगा सकते हो, हालांकि उससे थोड़ा सा खतरे वाली रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप बहुत कंफर्टेबल हो, वैसे भी गाने सुनते जाते ही हो, अगर आप ट्रैफिक वगैरह में और उसमें कंफर्टेबल हो, तो आप बाइक पे भी कान में कुछ ऑडियो बुक या ऑडियो लेक्चर लगा करके जीके का कम से कम कुछ ना कुछ सुनते हुए जा सकते हो, तो वो आपको फायदा देगा। और अगर आप मान लो बाइक से नहीं हो, बस या कैब से हो, तब तो फिर 1 घंटा आप वो, तो कोई भी रीडेबल बुक आप पढ़ सकते हो, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मान लो आप घर आए, सबसे जरूरी चीज ये भैया, कब आप घर आए, अब घर आते से एकदम से आपको पढ़ाई शुरू नहीं करनी है। मान लो कि आप 6 बजे आए, जब भी आए, मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो अब आपको एकदम से नहीं, थोड़ा सा पहले आप रिलैक्स हो लो, है ना? हल्का सा रिलैक्स कर लो, जो आपके रोजमर्रा के काम होते हैं वो निपटा लो, जो भी अपने रूटीन कोर्स होते हैं, रूटीन कोर्स को निपटा लो, अपना रोजमर्रा का थोड़ा बहुत काम निपटा लो, चाय वाय कॉफी वॉफी जो भी पीते हो पी लो, थोड़ा सा हल्का सा स्नैक्स ले लो, रिलैक्स कर लो 10-15 मिनट आराम से, ठीक है। वो आपने आते हुए भी पढ़ाई है, क्योंकि कैब में 1 घंटा वो भी आपको मिला था, तो उसमें आपने जीके पढ़ाई है वापसी में आते हुए ऑफिस से, तो उसके बाद आपने 1 घंटा पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का रिलैक्सेशन सेशन ले सकते हो, ठीक है। भाई ठीक है, थोड़ा अपने डेली कोर्स को, डेली रूटीन्स को, डोमेस्टिक कामों को जो भी है निपटा उपटा लिया, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप 4 से 5 घंटे आपको मिल जाएंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो आप 6 बजे आए, तो 6 से 7 का टाइम आपका रिलैक्स का चला गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपको, अगर आप 5 बजे उठ रहे हो,
तो आप 12 बजे या कम से कम 11 बजे सो जाओगे मान लो। तो ये जो 8 बजे से 11 बजे तक का समय है 3 घंटे का, ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक है ना? अगर आप 6 बजे सो रहे हो, उठ रहे हो तो आप 12 बजे सो जाओगे। 6 घंटे की नींद मिल सफिशिएंट होती है। 6 घंटे नींद काफ़ी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 6 घंटे काफ़ी नींद हो जाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो काफ़ी है 6 घंटे की नींद। ठीक है? तो अगर आप 12 बजे सो रहे हो तो ये 8 से 12 4 घंटे का समय आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर आप 11 बजे सो रहे हो तब भी 3 घंटे का समय तो आपको मिल ही जाएगा। इसमें आपको सघन तैयारी करना है, एकदम डेंस तैयारी। आपके जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, कांसेप्चुअल है, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो भी है, उसमें आप 3 घंटे भिड़ के तैयारी अच्छे से कर लो। इसमें केवल आपको 10 से 15 मिनट खाना खाने के लिए उठना है, 15 मिनट में आदमी डिनर कर लेता है। ठीक है? 15 मिनट डिनर के निकाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? रोज़ नहीं कर पाओ तो अल्टरनेट डेज़ में कर लो, ये भी आप कर सकते हो। भाई ऑल्टरनेट डेज में आप कर सकते हो, मान लो आपका काम ज्यादा ही मुश्किल है, जॉब का आपको बहुत ज्यादा ही लोड रहता है, घर आके भी काम करते हो, ऐसा भी है मान लो, तो ऑल्टरनेट डेज में निकाल लो, वो भी सफिशियंट है। अगर आप एक साल तक ये भी कर रहे हो ना, आप ये मत सोचो कि रोज ही करना है। अगर आपको ज्यादा ही ट्रबल है, अगर आप ऑल्टरनेट डेज में भी कर लो 3-3 4-4 घंटे रोज, मतलब रात का बता रहा हूँ, तो भी काफी है। और अगर आप रोज कर सकते हो तब तो बेहतरीन है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। तो इस तरीके से ये टाइम आप निकाल सकते हो। उसके बाद दूसरा एक और काम आप ये कर सकते हो कि आपको वीकेंड जो है वो वेस्ट नहीं करना है। ये तो डेली का हो गया, वीकेंड वेस्ट नहीं करना है। वीकेंड में आपको 2 से 3 घंटे अपने रिक्रिएशन के, रिफ्रेशमेंट के निकाल लो, जिसमें आपको कुछ भी करना हो 2-3 घंटा निकाल लो। जिसमें आपको मूवी देखना हो मूवी देख लो, घूम फिरना है घूमना फिरना हो फिर लो, दोस्तों से मिलके मटर गश्ती करना हो मटर गश्ती मार लो दोस्तों में। लेकिन उसके अलावा जो समय बचेगा वो केवल आपको पढ़ना है, तो वीकेंड में आप लीड ले लोगे। ठीक है? तो ये अगर आप इस तरीके से करते हो ना, तो आपका कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। जॉब तो कतई नहीं रोक सकती, जॉब के साथ आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। आप कई बार आप देखते भी होंगे यार, मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो घर रूम पे रह के या घर में रह के ऑल डे लॉन्ग प्रिपेयर करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता कई दफे। और जो बच्चा जॉब में रहता है, मतलब जो एस्पिरेंट जॉब में रहता है, वो सिलेक्शन ले लेता है। ऐसे एग्जाम्पल आजकल ज्यादा आ रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे तो आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें जॉब में रहने वालों के सिलेक्शन के रेशो ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप उस पूरे रेशो को देखो तो, मतलब रेशो का मतलब है कितने लोग तैयारी घर में रह के कर रहे हैं और उसमें से सिलेक्शन का क्या अनुपात है, और कितने लोग जॉब में रह के तैयारी कर रहे हैं और उसमें से सिलेक्शन का क्या परसेंटेज है। रेशो का मतलब मैं शकल की तुलना में जो परसेंटेज सिलेक्शन का निकल रहा है वो बता रहा हूँ। तो तैयारी करने वालों की तुलना में जो अनुपात है, उसमें आप देखेंगे सिलेक्शन में वो अनुपात बेटर है। सॉरी, इसमें जॉब वालों में वो अनुपात बेटर है बनिस्बत सिर्फ तैयारी करने वालों में, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जॉब वालों की कम समय है तो प्रोडक्टिव है, इफिशिएंट है, कोई परेशानी उनको दुविधा नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई किसी तरह के मतलब ये कि बोर्डम नहीं होती, बहुत डिप्रेशन वगैरह में वो नहीं जाते। इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी रहती है, इफेक्टिव तरीके से टू द पॉइंट तैयारी करें। ठीक है? और ऑप्टिमम यूज करते हैं अपने रिसोर्सेज का, अपने टाइम का, अपने अपने पास जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम और टू द पॉइंट यूज करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन हो जाता है। और ये बंदा जो दिन भर पढ़ रहा है, ये उसको प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, वेस्ट करेगा, तो वो उसके चांसेस गिर जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप अगर अपने जीवन के कुछ साल, बमुश्किल 1 1.5 2 साल, 2 साल मान लो मैक्सिमम, अगर एक बड़े पैशन और ड्रीम में दे सकते हो तो देना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल कोई सोशल गैदरिंग करो ही मत, थोड़ा बहुत कर सकते हो। शादी में जाने 2 घंटे हो के आ गए, ठीक है। शादी कोई रोज तो होती नहीं है, जो क्लोज वंस की, कई साल भर में 2-3 शादियों में बंदा जाता है। त्योहार दिवाली का है तो दिवाली के दिन आप 2 घंटे 4 घंटे दिवाली मना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसा तो नहीं कि दिवाली रोज ही आदमी मनाएगा। अगर आप रोज दिवाली मना रहे हो ना किसी भी तरीके से, तब गलत है। अगर आप रोज होली मना रहे हो दिन में, तो गलत है। आप साल भर में एक दिन 2-3 घंटे दिवाली मना लो, वो गलत नहीं है, या 2-3 घंटे होली मना लो, वो गलत नहीं है। रोज दिवाली और होली करो तो गलत है। ठीक है? शादियां भी रोज नहीं होती, कभी कभार ही होती। लेकिन अगर आप रोज ही किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी के भी साथ निकल लिए, चल भाई बाइक पे लेके कहाँ जा रहा है, मुझे भी ले चल, अगर आप रोज ये कर रहे हो तब गलत है। अगर आप महीने में एक आध दफे करो तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने उसको ध्यान में रखना है। अब मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेजी की।
अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो स्ट्रेटेजी का मतलब सीधा सा ये होता है कि इफ यू आर इन जॉब तो आपको थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है गधे वाली मेहनत करना, जैसे गधा मेहनत करता है, और एक होता है स्मार्ट स्टडी करना, इंटेलिजेंट मेहनत करना। अब गधे वाली जो मेहनत है उसके तो दिन लद गए, अब वो है ही नहीं दुनिया में, जो कर रहा है वो कहीं नहीं पहुंचता, वो उसके दिन लग चुके हैं वो। अब जो है वही लोग कहीं पहुंचते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, इंटेलिजेंट काम करते हैं, है ना। अब दुनिया ही दिमाग से चल रही है। तो अब जो है आपको जब स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूं तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाओ, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट हार्डवर्क करो विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के साथ। गधे वाली मेहनत मत करो, गधे वाली मेहनत करने वालों के तो दिन अब खत्म हो चुके हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, या इंटेलिजेंट स्टडी का मतलब, या स्मार्ट हार्डवर्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसका क्या रेलेवेंस है, आप किस चीज में कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितनी एनर्जी पुट कर रहे हो, कितना टाइम पुट कर रहे हो, उसका एग्जाम पे क्या इफेक्ट है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखो, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का क्या मतलब होता है? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब होता है कि स्मार्ट स्टडी करना, इंटेलिजेंट स्टडी करना। कैसे? कि देखो, एक बंदा है, एग्जांपल से बताता हूं, एक बंदा है जो 10 किताबें पढ़ रहा है एक सब्जेक्ट के लिए और दसों में उलझ के रह गया, और एक बंदा वो है जिसने एक किताब ली जिनमें इन 10 का जिस्ट है और वो एक को ही पढ़ा। अब इसने क्या करा, पहले एक को पढ़ा, दूसरे को पढ़ा, तीसरे को पढ़ा, चौथे को पढ़ा, और इसने वो किताब सिलेक्ट की जिसमें इन दसों का जिस्ट है, दसों का सार है, दसों का तत्व है, उसको सिलेक्ट कर लिया और उसको पढ़ा। ठीक है। दूसरा एक बंदा है वो सारा इररेलेवेंट डेटा भी पढ़ जाता है, उसके पास समय है, उसके पास यही काम है फालतू, जो उसको दिखा कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, कोई भी पीस ऑफ स्टडी मटेरियल दिखा, पढ़ने लग गया विदाउट नोइंग और विदाउट रियलाइजिंग कि इज इट गोइंग टू बेनिफिट मी इन द एग्जाम और नॉट, ये मेरा हेल्प करेगा, मेरे को इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या नहीं आएगा, विदाउट रियलाइजिंग उसने शुरू कर दिया पढ़ना। आपको ये पहले फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक बात मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूं एस्पिरेंट्स को, हमेशा बताता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पढ़ना है इसका नॉलेज होने से ज्यादा जरूरी इस बात का नॉलेज होना है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये पता होना उतना शायद जरूरी नहीं है जितना ये पता होना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम, हमारे सामने एक समंदर जैसा होता है किताबों का, स्टडी मटेरियल का, एवरीथिंग, और हम हर कुछ चीज को रेलेवेंट समझ के पढ़ने लगते हैं और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने लगते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है, किस सोर्स से पढ़ना है, किस सोर्स से नहीं पढ़ना है, किस सोर्स को कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना पढ़ना है, उसका एग्जाम में वेटेज कितना है, कितने क्वेश्चन उससे आते हैं। अगर मान लो कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट जो है उससे 40 नंबर का आता है, एक से 30 का आता है और बाकी 2 से 10-10 नंबर का आता है, और आप सब पे बराबर एफर्ट, बराबर एनर्जी लगा रहे हो, तो आप किस काम के फिर? आपको सबसे ज्यादा एफर्ट और एनर्जी इस पे लगाना है, क्योंकि इससे 40 नंबर, अगर साइज बराबर है चारों का, तब मान लो चारों का साइज बराबर है, मतलब साइज का मतलब सिलेबस का साइज बोल रहा हूं, चारों का सिलेबस बराबर है, पढ़ने में बराबर समय लगता है चारों को, तो अगर आपको सबसे ज्यादा समय काय पे देना है, इस पे देना है, क्योंकि ये भी उतने ही बड़े हैं बाकी तीनों सब्जेक्ट, इनको पढ़ने में भी उतना ही समय लगेगा, पर इन दोनों से तो 10-10 ही नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए पहले उसको पढ़ो। इन दोनों को मिला के भी 20 ही नंबर के आएंगे और इससे अकेले से 40 का आ जाएगा। ये होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है। उसके बाद तो आपको क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना एफर्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, वो आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं, कि आप कितनी कॉस्ट डाल रहे हो और उसके कंपैरिजन में आपको कितना फायदा हो रहा है एग्जाम में। यहां पे कॉस्ट का मतलब पैसे से नहीं है, यहां पर आपके एफर्ट और टाइम से है। आपने कितना एफर्ट, कितना टाइम, कितनी मेहनत उस पर लगाई और उससे आपको कितना बेनिफिट मिला। मान लो कि आपने पूरा टाइम एक सब्जेक्ट पे लगा लिया और उस सब्जेक्ट में से 2 ही नंबर का क्वेश्चन आया या आता है, और बाकी सब्जेक्ट पे आपने ध्यान ही नहीं दिया और उनसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फेल है फिर।
ये आपको कई बच्चे, और आप जब जॉब में होते हैं तो अपने आप आपकी ये सेंस काम करती है कौन सबकॉन्शियसली, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपके पास मतलब रिसोर्सेज तो कह रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है, बेसिकली रिसोर्सेज तो है। तो अब आपके अपने आप जो है ये सबकॉन्शियस काम करता है आपका कि नहीं यार ये इससे इतना आएगा इतना आएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, अपने जो सिलेबस है उसके साइज को एनालाइज करो कि कितना किस पेपर में का साइज कितना बड़ा है, मतलब सब्जेक्ट का बेसिकली कौन सब्जेक्ट लेंदी है, कौन सब्जेक्ट छोटा है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल है, किसमें आप एज ले सकते हो, किसमें आपको नुकसान हो सकता है, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि यार ये सब्जेक्ट छोटा है और मेरे को आता भी है, मैं सबसे पहले इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लूंगा ताकि इसका क्वेश्चन मेरे से गलत ना हो। ये क्वेश्चन ये थोड़ा बड़ा भी है और मेरे को डिफिकल्ट भी पड़ता है, टाइम टेकिंग भी है, मेरे को थोड़ा समझ में भी नहीं आता, इसको मैं थोड़ा बाद में देखूंगा, और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी। तो ये सब पैरामीटर्स दिमाग में बताओ। सिलेबस का साइज, मतलब सब्जेक्ट के सिलेबस का साइज, उसका एग्जाम में रेलेवेंस या वेटेज, आपका इंटरेस्ट उसमें कितना है, उससे कितना नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका साइज क्या है, उसका स्टडी मटेरियल कितना है, उसका एग्जाम में वेटेज कितना है, आपके लिए वो कितना काम करता है, आपको समझ में आता है नहीं आता है, उस हिसाब से आप उसको पढ़ो। कोई भी चीज आगे पढ़ लिया ऐसे नहीं करना है। तो ये स्मार्ट स्टडी होती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी और उस तरीके से आप उसको बना सकते हो। पिन पॉइंटेड तरीके से अपने नोट्स बना लो। आप जब पढ़ रहे हो तो एकदम पिन पॉइंटेड नोट्स बना लो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, कि तुरंत आप इसको पढ़ो, आपको समझ में आ जाए। अंडरलाइन कर लो चीजों को, मोबाइल में सेव कर लो चीजों को, बाद में पढ़ लो। अगर आपको लगता है किसी से डिस्कस करना चाहिए तो आप डिस्कस कर लो 2-3 बार। आप अगर मान लो कि ऑफिस में भी बैठे हुए, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो वहां बैठे बैठे अगर मान लो आप फ्री हो, काम नहीं है, तो उसके बारे में सोचो। भले किताब नहीं है आपके पास, फोन पे आप नहीं देख सकते, तो आप सोचो। जैसे मैं तो जीएस पढ़ाता हूँ, टेक्निकल का तो नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस, मैं आपको जीएस का एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग जीएस भी पढ़ते ही हो। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने पढ़ा, आज फॉर एग्जाम्पल आज आपने पढ़ा, मान लो फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े, आपके सिलेबस का पार्ट है। अब मान लो कि आपने बस में पढ़ा 1 घंटा, है ना, जाते समय 9 से 10 में, इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक के अनुच्छेद है। अब आप वहां गए और आपको मान लो कोई काम नहीं, आधा घंटा आप बैठे हो, तो आप इसको सोचो कि यार मैंने फंडामेंटल राइट पढ़े थे, क्या क्या थे, आर्टिकल 12 में ये था, आर्टिकल 13 में ये था, आर्टिकल 14 में ये था, आर्टिकल 15 में ये था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर जैसे ही आप घर जाओगे देखो कि यार मैं 15 भूल गया था, क्या था इसमें, 16 भूल गया था, क्या था इसमें। जब आप किसी भी चीज पे 3 बार विचार कर लो, 4 बार विचार करके उसको रीचेक कर लो, तो वो आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, अंगद के पैर की तरह जम जाता है आपके दिमाग में। एक दफा पढ़ा हुआ आप भूल जाओगे, 2 बार पढ़ा हुआ भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने 1 बार पढ़ा है, 2 बार उसको एनालाइज कर लिया है, सोच लिया है उस पर दिमाग में, 1 बार उसको रीचेक कर लिया भूलने के बाद कि भूल गया था यार, रीचेक कर लूं। अब वो न्यूरॉन्स, हमारा दिमाग डज आवर वर्क हाउ डज आवर ब्रेन वर्क, ऐसे ही काम करता है ना न्यूरॉन्स में, कि 3 बार 4 बार आपने किसी पे सोचा, रीचेक किया, तो आपकी परमानेंट मेमोरी में चीज चली गई, क्या इसमें चली गई, हार्ड डिस्क में, वो हमेशा रहेगी। तो ये स्ट्रेटेजी अपने आप आपकी काम करना चाहिए, इसी से आप आगे बढ़ सकते हो और इसी से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किसका कितना वेटेज है, कितना वेटेज नहीं है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, किससे कितना आएगा, कौन सी एक ही किताब पढ़ो, 10 किताब मत पढ़ो, या एक टॉपिक देखो। एक गोल्डन रूल काम करता है बेटा, सिंगल टॉपिक सिंगल सोर्स, ये गोल्डन रूल है। सिंगल टॉपिक सिंगल सोर्स, एक टॉपिक को एक से ज्यादा सोर्स से मत पढ़ो, क्योंकि सब एक सोर्स जो कि परफेक्ट हो। जैसे मान लो कि अगर आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, तो आप एक किताब कोई सी भी उठा लो, चाहे वो लक्ष्मीकांत उठा रहे हो, चाहे वो ल्यूसेंट उठा रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, और वो परफेक्ट होनी चाहिए कि भाई मेरे काम का इतना, इसमें से आप पढ़ लो, ठीक है। अब आप इसको 4 किताबों से मत पढ़ो, 4 में वही रहेगा, आपको रिडंडेंसी आएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। वही आर्टिकल 12 सब में वही डेफिनेशन है, आर्टिकल 13 सब में वही है, आर्टिकल 14 सब में वही है। अगर आप इसको 4 किताबों से पढ़ोगे तो केवल रिडंडेंसी के अलावा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलना। आगे बात समझ में। और आपको कितना
एफर्ट कितनी चीज में डालना है। आप मच्छर मारने के लिए मिसाइल का यूज नहीं कर सकते, मच्छर मारने के लिए ऑल आउट लगाओ। आप अगर बड़ी छोटी चीज को टेकल या एड्रेस करने के लिए बड़ा एफर्ट डाल रहे हो तो आप गधा इमाली कर रहे हो, गधा वाली मेहनत कर रहे हो। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हुए, इंटेलिजेंट स्टडी करते हुए अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइस करो। किस चीज में कितना पढ़ना है, किस तरीके से उसका बेनिफिट होगा, क्या वेटेज है, ये सब चीजें। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो जॉब में होना ना होना आपके मार्ग में बाधा नहीं है, वो कोई ऑब्स्टेकल नहीं है आपके लिए, वो कोई हिंड्रेंस नहीं है आपके लिए, बल्कि आपके लिए वो एक पॉजिटिव चीज है। क्योंकि कम मेहनत में, वो कम समय जिसके पास होता है, जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिसके पास टाइम लिमिटेड है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वो उसी को हाईली यूटिलाइज करेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा। और जिसके पास बहुत सारा है समय, दिन भर है 24 घंटे, तो वो उसको वेस्ट करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, सीधी सी बात। तो वो आप उसको अपना प्लस पॉइंट बनाओ, पॉजिटिव पॉइंट बनाओ। और सबसे बड़ी चीज होती है राइट माइंडसेट। आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, राइट माइंडसेट, कि नहीं मुझे करना है, इस जॉब से मुझे उस जॉब में जाना है किसी भी हालत में, और मैं साल 1.5 साल मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो अगर आप इस राइट माइंडसेट से आगे बढ़ो तो नोबडी एंड नथिंग कैन स्टॉप यू। कोई चीज और कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता। पर आप हाफ हार्टेडली तैयारी मत करो। जैसे कि लोग जब होता है, जब लोग तैयारी इसमें करते हैं ना, दिन भर तो हाफ हार्टेडली, अरे यार होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करूंगा, ऐसे सोचते हैं लोग। जो लोग दिन भर तैयारी करते हैं वो तो सोचते ही अरे यार हुआ नहीं यार, इस बार भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जॉब में हो तो आपको फालतू चीजों के बारे में सोचने का थोड़ा कम टाइम मिलेगा। तो होप होप और पॉजिटिविटी और जज्बे के साथ, एकदम सही जज्बे के साथ, सही उम्मीद के साथ, सही एटीट्यूड के साथ आप लग जाओ। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका कोई ऐसा ड्रीम नहीं है कि जो अचीव ही नहीं हो सकता। अगर आप सही से तैयारी कर लोगे 1-2 साल, तो क्यों नहीं हो सकता यार। कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बहुत ही इम्पॉसिबल कैटेगरी का आपने ड्रीम है आपका, कि मुझे तो एम्पायर ऑफ जापान बनना है और मैं बन के रहूंगा। वो उस तरह का तो ड्रीम नहीं है ना आपका। जॉब्स का ड्रीम कोई इतना बड़ा ड्रीम नहीं है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, टाइम मैनेज करो, और इस डिसिप्लिन को फॉलो करो, इसको ब्रेक मत करो, ब्रीच मत करो। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसको रिलीजियसली फॉलो करो। उसमें नागा नहीं होना चाहिए, नागा मतलब गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपको 4 घंटे रात को पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। अगर आपको सुबह 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, उसको रिलीजियसली फॉलो करो। क्योंकि एक बार अगर आपने उसमें ढील दे दी तो फिर आप बार बार ढील दोगे। कोई भी इंसान, ये क्या, हमारा माइंड जो होता है ना, वो इस पे काम करता है कि हमने किस चीज की प्रैक्टिस की है, किस चीज का अभ्यास किया है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं उनकी टाल मटोल की आदत होती है। कई लोग होते हैं जो कभी टाल मटोल नहीं करते। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो काम उनको करना है करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि जो आदमी पहला वाला है वो बुरा इंसान है, जो बाद वाला है वो अच्छा। अच्छा या बुरा नहीं होता इंसान, वो अभ्यास वृत्ति रहती है। आपके मस्तिष्क ने किस चीज का अभ्यास किया है। अगर आपने गुस्से का अभ्यास किया है तो आपको छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि आपकी आदत ही अब गुस्से की है। लेकिन अगर आपने सौम्यता का अभ्यास किया है, आप हमेशा सौम्य रहते हो, शांत रहते हो, बड़ी से बड़ी चीज में भी आप विचलित नहीं होते, तो आपका एटीट्यूड वैसा बन जाता है। तो आपके मस्तिष्क ने बहुत कॉन्शियसली किस चीज का अभ्यास किया है, वैसे आपकी वृत्ति बन जाती है, टेंडेंसी बन जाती है। अगर आप टालमटोल करोगे, नेगेटिव रहोगे, तो वो आपकी वृत्ति बन जाएगी। इट विल बिकम अ परमानेंट ट्रेट ऑफ योर पर्सनैलिटी। और अगर आपने पॉजिटिविटी का अभ्यास किया है तो दैट विल बिकम अ परमानेंट ट्रेट टू योर पर्सनैलिटी। तो डिपेंड इस पे करता है कि आप किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करते हैं और कैसे। एक ही चीज है, सभी लोग इंसानी होते हैं, वही दिमाग है, वही 24 घंटे सबके पास है, वही किताबें हैं, वही इंटरनेट है। कोई निकल जाता है, कोई नहीं निकल पाता। एटीट्यूड का गेम है सारा। ठीक है, तो ये मैं इस तरीके से आपको जॉब वालों का बताया। अब थोड़ा सा जो लोग कॉलेज में, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग थोड़ी सी, ये जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में है, उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और किस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि हमारा एमपीपीएससी एई का जो बैच है वो चालू हो गया है, चल रहा है। अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहे एमपीपीएससी एई के लिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।
टेक्निकल और नॉन टेक दोनों तरह के दोनों ही सब्जेक्ट्स उन बैचेस में आपको पढ़ाए जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर अभी नॉन टेक का बता रहा हूँ। ये जो नॉन टेक वाला बैच है ये एमपीजीके और आईसीटी, मतलब एमपीजीके के सारे सब्जेक्ट जो आपको आते हैं एमपीजीके में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, जो भी एमपीजीके के सारे सब्जेक्ट हैं नॉन टेक्निकल के, और प्लस आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका ये कंबाइंड कोर्स है, कंबाइंड सिलेबस, कंबाइंड कोर्स है। तो अगर आप में से कोई लेना चाहे तो आप इसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स है ये, और ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल ये आपके लिए मौजूद है। और इसमें लाइव सेशंस भी है और रिकॉर्डेड कोर्स भी है। आप लाइव अटेंड करना चाहो आप लाइव अटेंड कर सकते हो। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिस समय ये लाइव है आप नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी बाद में देख सकते हैं। तो ये पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स है एमपीजीके और आईसीटी का, और दोनों बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में, लाइव भी है रिकॉर्डेड भी है, जैसी आपकी सुविधा हो आप इसको परचेस कर सकते हैं। भव्यदीप सर आप लोग जानते ही हो, बहुत एक्सपर्ट टीचर है, उनके द्वारा आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, और ही इज रियली एन एक्सपर्ट टीचर, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको इन सारे कोर्सेज पे कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो 24/7 हमारी व्हाट्सएप की जो सर्विसेज है, हेल्पलाइन है, वो तमाम चीजें, तो आप उसके थ्रू कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क अस। दूसरी चीज जो है, ये जो दूसरा बैच है आपका टेक और नॉन टेक का, ये वाला जो कोर्स है इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये कंबाइंड कोर्स है। ये वाला सिर्फ नॉन टेक का है जिसमें आईसीटी और एमपीजी के, और ये जो दूसरा है ये नॉन टेक और टेक दोनों का कंबाइंड कोर्स है। तो ये भी अगर आप परचेस करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसमें भी वही है, लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों तरह की क्लासेस रहेंगी। अगर आप लाइव चाहते हो तो लाइव, रिकॉर्डेड बाद में देखना चाहो तो बाद में देख सकते हो। और ये कोर्स भी हमारा अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो ये नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं, फ्लैश तो क्या हो रहे हैं, इन दोनों नंबर्स में, मतलब ये नंबर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और फर्दर इंफॉर्मेशन इन दोनों बैचेस में से किसी के बारे में, या वैसे भी जनरली किसी बारे में लेना चाहो तो ले सकते हो, है ना। ये जो कोर्सेज होते हैं आप जानते हो, ये हमारे ऐप पे अवेलेबल है। नेविगेट प्राइम हमारा एप्लीकेशन है, जो आप मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एंड्रॉइड है या आपका एप्लीकेशन, गूगल एप्लीकेशन, आपका एंड्रॉइड है, लैपटॉप है, मोबाइल है, सभी पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सभी पे ये इनेबल्ड है, जो भी प्रचलित आपके प्लेटफॉर्म्स है उस सब पर आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो नेविगेट प्राइम पे आपको अवेलेबल रहेंगे ये कोर्सेज। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कॉलेज वालों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर आप कॉलेज में हो तो आपको अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात तो यही है ना कि अगर आप अभी कॉलेज में हो तो आपको अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर करनी चाहिए तो क्यों अभी कर देनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही बात है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज में हो तो आई थिंक दिस इज द आइडियल टाइम फॉर यू टू बिगिन योर प्रिपरेशन। ये सबसे अच्छा समय है, हाई टाइम है, जब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। कॉलेज खत्म होने के बाद तैयारी करेंगे, इससे अच्छा है कि आप कॉलेज में रहते हुए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वो बीच का जो गैप 1-2 साल आएगा तो वो उससे आप बच जाओगे। ठीक है, या मान लो कि 1-8 साल अगर डिले होना है आपका सिलेक्शन, तो वो डिले आपका बच जाएगा, 1 साल पहले सिलेक्ट हो जाओगे तो अच्छी बात है। और ये तो वैसे भी बहुत फ्लक्चुएटिंग फील्ड होता है, एक का 2 भी साल हो जाता है, 3 भी हो जाता है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है इन एग्जाम्स में। तो अगर मान लो आप कॉलेज में हो तो मेरे हिसाब से आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और खास तौर पे अगर आप सेकेंड ईयर से आगे हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तो ये दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द आइडियल टाइम, यू शुड बिगिन योर प्रिपरेशन होल हार्टेडली। क्यों कर देनी चाहिए, क्यों कर देनी चाहिए, क्योंकि अर्लियर द बेटर, एज दे से इन इंग्लिश, कि जल्दी आना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, अर्लियर द बेटर ऑलवेज। ठीक है, तो इसका 2 फायदा होता है। पहला फायदा तो ये होता है कि आप जो जॉब आपका, मतलब कॉलेज के बाद शुरू करोगे तो 1 साल तो आपको बेस बनाने में ही लग जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करने में। 1 साल नहीं तो कम से कम 4-5 महीने तो लग ही जाता है, सिलेबस क्या है समझना, क्या पेपर आता है,
जो नॉन टेक सब्जेक्ट्स है उनका आपको कोई हवा ही नहीं रहती टेक्निकल वालों को। भाई हिस्ट्री पॉलिटी आपने कभी नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी। तो इस तरीके से आपको उसको प्रिपेयर करने में 7-8 महीने 10 महीने चले जाते हैं, क्योंकि आपका कोई बैकड्रॉप नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है उन सब्जेक्ट्स का। और इवन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का भी आप पढ़ते हो एग्जाम पास करने के लिए। यूनिवर्सिटी में हम लोग कैसे पढ़ते हैं, आरजीपीवी वाले कैसे पढ़ते हैं, शिवानी खरीद ली पढ़ के पास हो गए। जनरली हमारा एटीट्यूड एग्जाम में पास होना होता है यूनिवर्सिटी में, तो हमारा परसेप्शन उसी तरह से काम करता है। ठीक है, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो वहां एक अलग स्ट्रेटेजी, अलग सीरियसनेस, अलग तरह का माइंडसेट चाहिए होता है। वहां ये नहीं कि 10 में से 100 में से 35% नंबर ले आए तो हो गया। वहां आप एक कंपटीशन का हिस्सा हो और सभी लोग पास नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में सब लोग पास हो जाते हैं। भाई आप अगर लिख के आ गए हो तो 100 में से 35 आपको दे देगा, आप पास हो जाओगे, या 80 में से 28 दे देगा, आप पास हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब लोग पास नहीं होंगे, जितनी वैकेंसी है उतने ही लोग पास होंगे, और उसमें भी बहुत सारे कैप्स लगे हैं, रिजर्वेशन का है, इसका है, उसका है। सब लोग पास थोड़ी होंगे, तो इसलिए वहां स्ट्रेटेजी ही अलग है। तो इसलिए यहां पर जब आप जल्दी तैयारी शुरू करते हो तो इसके आपके एक तो ये होता है कि आपका जो सिलेबस है उसका कम से कम एक बेसिक आइडिया और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाती है, जो आपके 4-5 महीने, 8 महीने, 10 महीने सेव कर देती है लेटर ऑन। वो आपको पहले ही उतना बेनिफिट मिल गया, पहले ही आपने उतना एज ले लिया। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आपके जो टेक्निकल भी सब्जेक्ट है वो भी, और आपका ये जो टाइम पीरियड होता है 2 साल 3 साल गैप वाला, वो बच जाता है। कम से कम साल भर तो आप सेव कर ही लोगे ऐसा। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज में हो और आपने ये तय किया है कि आपको जॉब की तैयारी करना है, गवर्नमेंट जॉब की, किसी भी जॉब की, तो आपको अभी उसमें लग जाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट में जाना चाहते हो बात अलग है, फिर वो तो किस्सा ही खत्म हो गया, वो किस्सा खत्म हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू अप्रोच सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इन योर कॉलेज डेज। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फाइनल ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो तो इतना लोड नहीं भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर सेकेंड ईयर में। अब इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहला है कि डिसाइड योर गोल। हाउ, हाउ मतलब कैसे करना है, एंड स्टार्ट अकॉर्डिंगली। पहले आप वो एग्जाम सोचो जिसकी आपको तैयारी करना है, गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे अर्जुन के दिमाग में मछली की आग क्लियर थी, उस तरीके से। ये नहीं यार कुछ भी पढ़ लेते, एसएससी दे देंगे, जेई, एई आएगी तो एई भी दे देंगे, फिर आरआरबी निकलेगा, आरआरबी भी दे देंगे, व्यापम आएगा, व्यापम भी दे देंगे। दे सब दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब दे दो, लेकिन एक गोल रखो दिमाग में क्लियर कि यार मेरे को एमपीपीएससी एई जो है उसके लिए प्रिपेयर करना। इसको टेकल करने का अलग तरीका, अलग स्ट्रेटेजी। व्यापम से इसको नहीं क्वालिफाई कर सकते, व्यापम पढ़ के आप एसएससी जेई पढ़ के इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप आरआरबी पढ़ के इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते, व्यापम पढ़ के भी नहीं कर सकते सब इंजीनियर। इसको पढ़ने के बाद आप आरआरबी एसएससी नहीं निकाल सकते, उसमें भी कुछ चीजें अलग होंगी ही। तो हर एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, उसको टेकल करने का अप्रोच, तरीका, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी का लेवल, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम वन एग्जाम टू अनदर वन, अलग अलग होता है। तो इसीलिए अगर आप पहले एक गोल सेट करो कि मेरे को कौन सी एग्जाम देना है, मल्टीपल भी आप दे सकते हो कि नहीं यार मैं एई को प्राइमरी में एई रख रहा हूं, उसके अलावा मैं एसएससी जेई के बारे में भी सोचूंगा, या व्यापम के बारे में भी सोचूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी है। पर आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी कि नहीं यार मेन गोल अपना एई है, लेकिन हाँ एई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपन एसएससी वगैरह का भी देखते चलेंगे। तो जो भी आपका गोल हो, इट कैन बी एनीथिंग, आप उसको पहले सेट करो, डिवाइस करो कि नहीं ये मेरा गोल है, और उसके हिसाब से फिर तैयारी करना शुरू करो। जैसे आपने एई को गोल रखा है, एई के हिसाब से तैयारी करो, जेई को गोल रखा है, जेई के हिसाब से तैयारी, स्टार्ट अकॉर्डिंगली, उस हिसाब से आप तैयारी करना शुरू करो। ठीक है, दूसरी बात, अब आपके लिए, हर आदमी के लिए अलग स्ट्रेटेजी। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका अलग तरीका रहेगा, अगर आप थर्ड ईयर में हो अलग तरीका रहेगा, फाइनल ईयर में हो अलग तरीका रहेगा। सेकेंड ईयर में आपको प्रोजेक्ट वर्क और ये सब का लोड नहीं होता है ज्यादा, तो आप यहाँ पर ज्यादा समय दे सकते हो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो वहां पर आपको 2-3 तरह के समस्याएं रहती है, प्रोजेक्ट का काम रहता है, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, तो ये तमाम चीजें आ जाती है, प्रोजेक्ट वर्क है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, वेटेज भी ज्यादा रहता है परसेंटेज का। उसके बाद अगर आप प्राइवेट को, अगर आपने मान लो कैंपस के बारे में सोच रखा है तो आपको उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मान लो कि आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते,
और कोई भी छोटी-मोटी जॉब प्राइवेट चाहते ही हो, तो आपको कैंपस के लिए भी तैयार करना होता है। तो इसलिए अगर आप सेकंड ईयर में हो, तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बनेगी। थर्ड ईयर में हो, तो उस हिसाब से बनेगी। फाइनल ईयर में हो, तो उस हिसाब से बनेगी, है ना? ये है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो, पहले मेरे हिसाब से आपका कॉलेज स्टडी और प्रिपरेशन में कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो आपके इंटरसेक्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं। इंटरसेक्शन वाले सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्जेक्ट जो आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, और जो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सी लिख देता हूं इसको मैं, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मान लो अभी अपन फॉर अ टाइमिंग इसको पीएससी लिख देते हैं, पीएससी में भी है, जो दोनों में है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि आपको वहां भी फायदा देगा। इंटरसेक्शन मतलब समझते हो ना, जैसे आपका ये कॉलेज वाला सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी वाला सब्जेक्ट है, और ये आपका पीएससी वाला है। मान लो ये इंटरसेक्शन है, दोनों में आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करो। इंटरसेक्शन ज्यादा भी हो सकता है, इतना है मान लो, और ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना, इतना है मान लो। तो अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस में, वो वाले सब्जेक्ट जिनका रोल आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि वो केवल आपको यूनिवर्सिटी में ही काम नहीं आएंगे, वहां भी काम है। देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम को हल्के में मत लो, उसको भी पढ़ो, उससे आपका जो डिग्री बनेगी उसी से बनेगी, जो आपका रिजल्ट ग्रेड्स बनेंगे उसी से बनेंगे, जो आपका एग्रीगेट बनेगा उसी से बनेगा। बाद में आप एग्जाम आपका इसमें जाते हो कैंपस वगैरह में या जॉब के लिए, तो वहां पे आजकल एग्रीगेट का क्राइटेरिया लोग लगाते ही हैं अमूमन, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि उसको एकदम ही डाल दिया उसमें, मतलब एकदम ही उसको इग्नोर मार दिया, ऐसा नहीं है, उसको भी करो। लेकिन उसके अलावा जो समय आप फालतू में वेस्ट करते हो कॉलेज में, मटर गश्ती में और इसमें, उसमें से कुछ समय निकाल करके आप तैयारी करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मटर गश्ती मत करो, थोड़ी बहुत करो, मतलब जितनी करनी चाहिए उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रील्स भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें से भी बहुत समय तब भी बच जाएगा। कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं, मस्ती मारते हैं ज्यादातर। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम का जितना पढ़ना है उतना पढ़ लोगे, मस्ती कर लोगे, मटरगस्ती कर लोगे, रील्स देख, उसके बाद भी समय बच जाएगा कि आप प्रिपेयर थोड़ा थोड़ा भी करो, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत टाइम किल करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे, तो अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते चलोगे, तो आपको काम में आएगा वो। तो इंटरसेक्शन वाले सब्जेक्ट्स आप ज्यादा ले लो, ठीक है ना। फिर आपके जीएस के सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ना शुरू कर दो, पता तो चले कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, या अकबर कौन था, या थोड़ा थोड़ा पता तो चले, विक्रमादित्य कौन था, या कालिदास कौन था, या राजा भोज कहाँ के थे, या चंदेल राजा कहाँ के थे, कम से कम थोड़ा तो आइडिया लगे, तब पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये चीजें, ये मजे मजे की चीजें हैं, हिस्ट्री पॉलिटी मजे की चीजें हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, ऐसा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप पढ़ना शुरू कर दो। और आप, मैं बोल रहा हूँ, कॉलेज का पढ़ने के बाद भी बहुत समय बचता है, उसमें आप मस्ती भी कर लोगे, सब एंजॉय भी कर लोगे, तब भी बच जाएगा समय। रोज भी आप 2 घंटे दो तो बहुत है, 1 घंटा दो तो बहुत है, मोर देन इनफ है ये। जैसे आपने कॉलेज के अलावा दिन में टाइम मैनेजमेंट की अपन बात करते हैं, यही मैंने फोकस ऑन सब्जेक्ट्स विद इंटरसेक्शन यही लिखा है यहाँ पे। जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अरे आप रोज तो 2 घंटे निकाल सकते हो ना 24 घंटे में से। आप कॉलेज जाते हो 4 से 5 घंटे, 6 घंटे कॉलेज के निकाल लो, 3 घंटे कॉलेज की पढ़ाई के निकाल दो, 9 घंटे आपके हो गए। 6 घंटे कॉलेज के, 3 घंटे कॉलेज का। रोज कोई नहीं पढ़ता, कॉलेज का एग्जाम में ही लोग पढ़ते हैं, जब एग्जाम आती तब पढ़ते हैं। फिर भी 3 घंटे निकाल लो, चलो असाइनमेंट बनाना है आपको, असाइनमेंट मिला हुआ है, आपके मिड सेम टेस्ट आ गए, कुछ भी आ गया, तो भी 3 घंटे निकाल दो, 9 घंटे, तब भी आपके पास 25-15 घंटे बच रहे हैं। ये 15 घंटे में से आप मान लो कि 8 घंटे, 8 से 9 घंटे सो रहे हो, ठीक है। 2 घंटे अपना कुछ और काम करो, नहाना धोना खाना पीना, ठीक है, 2 घंटे इसमें हो गया। 1 घंटा मस्ती मार रहे हो, ये भी निकाल दो, तो भी आपके पास 2 घंटे, कम से कम 2 से 3 घंटे बच जाएंगे। ये 2 से 3 घंटे भी अगर आप रोज पढ़ रहे हो सेकंड थर्ड ईयर में, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सब निकालने के बाद, घूमना फिरना सब निकालने के बाद भी 2 घंटे बच जाएंगे, ठीक है। और कॉलेज की पढ़ाई को लाइटली मत लो, उसको भी पढ़ो, उसके बाद भी 2 घंटे आपके निकल जाएंगे। जो आप टाइम ट्रेवल करते हो, कॉलेज बस में बैठ के जाते हो, उसी में पढ़ लो, उसमें हिस्ट्री की किताब, उपन्यास जैसी, नॉवेल जैसी, कहानी जैसी पढ़ना है पढ़ ली, टाइम ट्रेवल में, इसमें, ठीक है ना, ऐसा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कम से कम गाइडेंस लेना शुरू कर दो, है ना, गाइडेंस लेना शुरू कर दो। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं,
एक टाइमलाइन बना लो। ये चीजें जो अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। स्पेयर टाइम आपको बहुत सारा मिल जाता है, फालतू का जो टाइम है उसको, जैसे बस में जा रहे हैं, आप घर जा रहे हो, मान लो अपने गांव जा रहे हो, वहां पे आपको 4 घंटे का टाइम है। वीकेंड पे आपको कितना समय रहता है, सैटरडे संडे ऑफ है, वही चीज है, उसमें आप 2 घंटे निकाल लो, 3 घंटे निकाल लो, तो कम से कम आपको सिलेबस का आइडिया हो जाएगा। जो सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में भी है और पीएससी में भी है या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी है, जो भी हो, मतलब एसएससी हो, जो भी हो, जो सब्जेक्ट इंटरसेक्शन वाले उनको बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना शुरू कर दो। तो आप ऑलरेडी जो जब एग्जाम से पास आउट होगे, मतलब जब आप कॉलेज से पास आउट होगे, तो आप मुश्किल से 5 से 6 महीने बाद भी अगर वैकेंसी निकलती है तो आप इस कंडीशन में रहोगे कि फॉर्म भर के एग्जाम दे सको। वरना आपको 1 साल तैयारी करना पड़ेगी पहले। जैसे आप मान लो कि अभी चल रहा है 2025 में, मान लो आप फॉर एग्जांपल मई के महीने में पास आउट हुए, मई 2015 में पास आउट हुए। अगर आपने थर्ड ईयर से तैयारी मान लो शुरू कर दी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए हो, तो अगर मान लो दिसंबर 2025 में भी एग्जाम की वैकेंसी आती है ना, या नवंबर में आता है फॉर्म, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो 4-5 महीने बाद। क्योंकि इसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने में तो आप फोड़ दोगे, क्योंकि उस समय आपको कोई काम ही नहीं रहेगा और आपके पास ऑलरेडी बैकड्रॉप है पूरा, आपने एक बार चीजों से गुजर चुके हो। तो वो बैकड्रॉप स्टेब्लिश करने में जो 6-8 महीने बच्चों को लग जाते हैं, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़ना है, क्या अटेंड करना है, नोट्स कहाँ से लाए, कौन सा सोर्स रेफर करे, कौन से टीचर से पढ़े, वो आप ऑलरेडी वो पीरियड आप सरपास कर चुके हो। तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहता है और आप कर सकते हो यार, स्टूडेंट्स कर सकते हैं। वो जॉब वाले जैसे तो उनका नहीं है, कम से कम हार्ड एंड फास्ट डेडलाइंस तो नहीं होती है, होती भी है तो इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं होती है, आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, तो अगर आप राइट स्ट्रेटेजी, राइट टाइम मैनेजमेंट फॉलो करो, अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, सिलेबस देखो, वीडियोस देखो, चाहो तो कोचिंग अटेंड कर सकते हो, लेकिन अभी मत करो, थर्ड ईयर में आ जाओगे तब कर सकते हो, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जीके के सब्जेक्ट थोड़े थोड़े देखते चलो, है ना। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही आप पास आउट हो गए, 2-3 महीने बाद भी वैकेंसी आई, आप फॉर्म भर के एग्जाम क्वालिफाई करने की कंडीशन में आ जाओगे। अन्यथा आपको साल 1.5 साल देना ही पड़ेगा, बीच में गैप मारना पड़ेगा साल 1.5 साल का अदरवाइज। ठीक है, तो ये जो है आप लोग और सही एटीट्यूड से काम करो तो फिर तो आपको खैर कोई रोक नहीं सकता। अब मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बता देता हूँ नॉन टेक का एटलीस्ट, क्योंकि टेक्निकल वाला तो आप लोग फिर भी जानते ही है, पर मैं दोनों बता देता हूँ। ये एई का सिलेबस है, एई का बता रहा हूँ, एमपीपीएससी एई का सिलेबस है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको 2022 दिख रहा होगा, पर यही सिलेबस चल रहा है, आज भी यही सिलेबस है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ना रहता है। एमपी, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ठीक है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये पढ़ना शुरू करो। सामान्य ज्ञान क्या होता है, एमपी में हिस्ट्री पढ़ो, कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से राजवंश हुए हैं, वो कौन से एरिया में रूल करते थे। भाई मालवा है, मालवा में परमार राजा हुए, बुंदेलखंड में चंदेल राजा हुए। अगर आप उधर जबलपुर साइड जाओगे, आपके उधर क्या बोलते, गोंडवाना साइड कलीचुरी वंश के राजा हुए, है ना। यहाँ पर क्या, उज्जैनी पुराने जमाने में था, विक्रमादित्य राजा थे, है ना। चेदी महाजनपद थी, कौन राजा थे, कहाँ रूल करते थे, उनके समय में क्या क्या हुआ, अशोक के समय क्या हुआ, अशोक यहाँ कैसे आया, उसने क्या क्या बनवाया, सांची का स्तूप बनवाया, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया, ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। नदियां, नर्मदा कहाँ से निकल रही है, कहाँ गिर रही है, सतपुड़ा का क्या विस्तार है, कौन से जिलों में है, कितने जिले हैं, कितने संभाग है, किस संभाग में कितने जिले हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आप पढ़ते चलो, रोज 2 घंटे भी निकाल लिए तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आपके जो ये जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट हैं, ये भी आपका जो भी है, आप जिस ब्रांच के हो, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट वही होते हैं, या कम से कम टॉपिक्स वही होते हैं जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। तो वो आपको बेसिक नॉलेज वहां पर अक्वायर करना है। जैसे ही आपको सिलेबस पता चल गया कि यार ये फ्लूइड मैकेनिक्स जो है मेरे उधर भी है, तो आप अपने आप फ्लूइड मैकेनिक्स यूनिवर्सिटी में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान देके पढ़ोगे। आपको पता चल गया यार हाईवे जो है मेरे उधर है, पीएससी में आएगा, या फ्लूइड मैकेनिक्स पीएससी में आएगा, या रेलवे पीएससी में आएगा, आप ऑलरेडी उसको अपने ग्रेजुएशन में दिमाग से पढ़, मतलब ध्यान देके पढ़ोगे। केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ोगे कि कॉलेज का एग्जाम पास करना है यूनिवर्सिटी का, आप उसको ज्यादा कंसेप्चुअली पढ़ोगे क्योंकि आपको उधर भी काम में आएगा, तो आप उसको और गहराई से पढ़ोगे। तो ये आप देखो कि सिलेबस में कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी में भी है और पीएससी में भी है या कॉम्पिटिशन में भी है। तो और आप ऑलरेडी उसको वहां सीरियसली पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, ताकि वो केवल यूनिवर्सिटी में ही काम ना आए, बाद में भी आपके काम आए। ठीक है,
और बाकी आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की तैयारी तो खैर चलती ही रहती है। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा ग्रूम करो, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, किस तरीके से इंटरव्यू में हाउ टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ, प्रेज़ेंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रेज़ेंटेबल कैसे बने, ना ये भी धीरे-धीरे आप रोज़मर्रा की चीज़ें आप सीखते हो धीरे-धीरे। ये तो ये सिलेबस है। एमपीपीएससी आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए? एग्जाम पैटर्न इसका देखो, क्या है एग्जाम पैटर्न। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है वो कम आते हैं, गेजेटेड पोस्ट आपको मिलती है, कंपटीशन कंपैरेटिवली दूसरी एग्जाम से कम है, सैलरी और अदर बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, सिलेबस इजी है। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो एमपीपीएससी एई जो है ना बेटा, ये एग्जाम बाकी एग्जाम्स की तुलना में मेरे हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे आप कोई दूसरी एग्जाम आप सिलेक्ट करते हो उसकी तुलना में एई ऐसा लगता है कि ज़्यादा मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से उसमें कई फ्रंट्स पे आपको फ़ायदा भी होता है। जैसे यहीं पर कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की है कि इसका एग्जाम पैटर्न ऐसा है कि आप उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट जो जीएस के हैं, नॉन टेक के हैं, वो भी आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चलो, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं रहते हैं। आपको अगर विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है तो भाई विक्रमादित्य कौन था, किस वंश का था, कहाँ राजा, कहाँ शासन करता था, उसके समय में क्या-क्या हुआ, कहानी जैसा सब्जेक्ट। फंडामेंटल राइट हमारे कौन-कौन से हैं, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से पहाड़ हैं, तो ये ऐसी चीज़ है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको कहानी जैसा पढ़ना है, अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ रोज़ 2-2 घंटे, 1-1 घंटा कॉलेज में पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो बहुत मुश्किल नहीं होता। और आपके जो टेक्निकल के भी सब्जेक्ट हैं, वो भी आप मैनेजेबल हैं। बहुत मुश्किल नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन तो करना नहीं है कि आपको लिखवाया जाएगा कि भाई अकबर की नीतियों पे निबंध लिखो या सिंधु घाटी सभ्यता पे लंबा निबंध लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक पे टिक करना है, ठीक है। और नॉन टेक में भी यही रहता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आते हैं कंपैरेटिवली, जो बाकी एग्जाम्स में काफी आते हैं। इसमें अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करो, रिलेटिवली देखो, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाकी एग्जाम्स की तुलना में कम आते हैं। वो आपके लिए एक बेनिफिट है, ठीक है। और पर्क्स की मैं बात करूं, जो इसमें एमोल्यूमेंट्स हैं, पर्क्स हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, वो तो खैर आप जानते हो, बोलने की क्या जरूरत है। मतलब ये एक गेजेटेड पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का एक गेजेटेड ऑफिसर होता है। उसकी धाक, उसकी उसका ओहदा वो अलग ही होता है। वो मतलब किसी प्राइवेट जॉब की बराबरी उस तरह कर नहीं सकता, मतलब प्राइवेट जॉब वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो वो एक गेजेटेड पोस्ट है। और मध्य प्रदेश सरकार में आप असिस्टेंट इंजीनियर हो गेजेटेड पोस्ट पे, तो उसका एक अलग ही रुतबा है, एक अलग स्थान है, एक अलग ओहदा है। तो वो एक अलग बात होती है। और एक तरीके से नोटिफाइड जॉब रहती है ना, गेजेटेड पोस्ट रहती है, तो उसके अलग ही एक वो रहता है। बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, जो जॉब के साथ मिलते हैं। मतलब अब उसमें आपको घर मिलता है सरकारी, और भी कई तरह के पर्क्स वगैरह रहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसमें कर सकते हो। कंपटीशन भी इसमें बाकी की तुलना में थोड़ा सा कम रहता है। बाकी एग्जाम्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत सारे रहते हैं, इसमें कंपैरेटिवली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी कम रहते हैं, ठीक है ना। और सैलरी और अदर बेनिफिट्स आपको मिलते ही हैं। इसमें पे स्केल बहुत अच्छा है। पे स्केल के साथ दूसरी सुविधाएं भी आपको मिलती है सरकार की तरफ से। अगर आप सरकारी नौकरी में चले गए तो फिर सरकार आपकी सारी जिम्मेदारियां उठाती है, मेडिकल से लेके, रेजिडेंस से लेके, और भी तमाम तरह की। तो बहुत सारे पर्क्स हैं जो आप इंजॉय करते हो तो इस जॉब में। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मेरे हिसाब से तैयारी करना चाहिए। अभी जो हमारा बैच है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रिद्धि सिद्धि बैच जो है, इसमें जो जो फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे मेरे हिसाब से आपको पता होगा जो लोग पहले से जुड़े हुए। रिद्धि सिद्धि बैच हमने नया शुरू किया है हमारे नेविगेट के प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी इसमें करवाई जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहें, मेरे हिसाब से आपको जुड़ना चाहिए इससे। डेफिनेटली आपको इससे फायदा होगा। इसलिए नहीं कि मैं नेविगेट पे हूँ और उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं पर्सनली भी आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा बैच लॉन्च किया हुआ है और आप सबको इससे जुड़ना चाहिए। बहुत बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। इसकी सारी जो जानकारी है या जो जो भी डिटेल्स है यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। आप अपनी सुविधा से अटेंड कर सकते हैं, और बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट के